हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कशन करेंगे। अगर आप जे का एग्जाम दे रहे हैं, एपीओ का एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, इससे जो है बाहर से क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और मैंने जो है बेयर एक्ट से इंपॉर्टेंट सेक्शंस को निकाल कर इसमें लिखा है एंड इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट केसेस होती है उसको भी डिस्कशन करते हुए चलेंगे एंड कब कब इसे अमेंडमेंट करके कौन कौन से सेक्शंस को ऐड किए गए हैं उसको भी डिस्कशन करते हुए चलेंगे एंड जे के अंतर्गत कौन कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा गया है उसको भी हम लोग डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जैसे कि थोड़ा सा हम लोग सेक्शंस को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट के जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है पूरे भारत में लागू है, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी 2019 में इसे ऐड कर लिया गया है, मीन्स वहां पे भी इसे इम्पोज कर दिया गया है एंड 1 सितंबर 1872 को पूरे भारत में इसे इन्फोर्समेंट किया गया है एंड इसे लैक्स फोरी कहा जाता है। लैक्स फोरी जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे लैक्स फोरी मीन्स, मैम आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये लैक्स फोरी क्या होता है। लैक्स फोरी मीन्स होती है लॉ ऑफ लैंड, मीन्स कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो क्या है, आपका स्थानीय विधि है। एंड एक और बात, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्बिट्रेटर एंड जो एफिडेविट है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं। ओके, इसे आप ध्यान रखेंगे एंड अब हम लोग चलते हैं एक एक सेक्शंस पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। यहाँ पर आपने देख रहे होंगे कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की हूँ, आप मेहनत को अप्रिशिएट करते हुए कम से कम, मैम आप बहुत ज्यादा मेहनत करती है, हम लोग के लिए इतनी मेहनत करती है, कम से कम आप कमेंट कर दिया कीजिए, इससे मुझे अप्रिशिएशन मिलेगी कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है मेरी वीडियो। एंड अगर आप टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किए होंगे तो जरूर फॉलो कर लेंगे, क्योंकि मैं लीगल टॉपिक पर वहां पर जाके लीगल टॉपिक को पोस्ट करती हूँ एंड उस पर डिस्कशन भी करती हूँ, कभी कभी लाइव भी आती हूँ। अब चलते हैं हम लोग हमारी जो सेक्शंस है उस पर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर सेक्शन 3, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई जो आपने इसको सेक्शन 3 को लिख दिया। जे में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कोर्ट, डॉक्यूमेंट, एविडेंस एंड एक और जोड़ दिया गया था कंडक्ट। तो इसमें से कौन से सेक्शन 3 के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो ऑफकोर्स कंडक्ट जो है सेक्शन 3 के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसीलिए आप इसे नोट आउट कर लेंगे। कोर्ट, डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस सिर्फ सेक्शन 3 के अंतर्गत आते हैं। ओके, एंड आपका हो जाता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 मीन्स होती है रेस जेस्टे। रेस जेस्टे मीन्स एक ही समव्यवहार में किया गया कोई कार्य जो है रेस जेस्टे कहलाता है। और जो सेक्शन 6 है इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट केस है आपका रटन वर्सेस क्वीन, इसे भी आप नोट आउट कर लेंगे, क्योंकि जे में इससे क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है। रेस जेस्टे जो है कौन से सेक्शन से दिया गया है, एक ही समव्यवहार की जो कार्य किए जाते हैं तो वो कौन से सेक्शन में दिए जाते हैं, एंड इसके अंतर्गत केस मैंने नोट आउट करा ही दी। सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 जो है अवसर, कारण, परिणाम और सुअवसर की बात करता है। क्या बात करता है? अवसर, कारण, परिणाम और सुअवसर की बात करता है आपका सेक्शन 7। यहाँ पर सेक्शन 8, सेक्शन 8 से क्वेश्चन जो है जे में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट, क्या क्या है? मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट, ये आपका हो जाता है सेक्शन 8। सेक्शन 9, सेक्शन 9 में आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में बताया गया है। आइडेंटिफिकेशन परेड मीन्स हो जाती है कि जैसे कि ये जो है कोरोबरेटिव एविडेंस हो जाता है, ये मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कोई भी क्वेश्चन जो है पूछ सकता है कि आइडेंटिफिकेशन परेड जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। सेक्शन 11, सेक्शन 11 जो है इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। प्ली ऑफ अलीबाई, अलीबाई या अलीबी भी कह सकते हैं, जैसे अन्यत्र उपस्थिति। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग समझते हैं। ए कहता है कि मैं जो हूं, जब बी का मर्डर हो रहा था तो मैं जो हूं वाराणसी में नहीं बल्कि कानपुर में था। ओके, वाराणसी में नहीं बल्कि कानपुर में था। तो यहाँ पर जो क्राइम हुआ वो वाराणसी में हुआ,
तो यहाँ पर क्या हुआ, अन्यत्र उपस्थिति। अन्यत्र उपस्थिति मीन्स हो जाता है कहीं और उपस्थिति दर्ज कराता है कोई भी व्यक्ति, तो उसे हम लोग प्ली ऑफ अलीबाई कहते हैं या फिर अलीबी कहते हैं। यहाँ पर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम इसके अंतर्गत कोई इंपॉर्टेंट केस नहीं है क्या? ऑफकोर्स है, ऑफकोर्स। कौन सा केस है? दूधनाथ पांडे। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसे आप लिख लेंगे। दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1981 सुप्रीम कोर्ट। इससे क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए हैं। सेक्शन 13 जो है अधिकार और रूढ़ी की बात करता है। किस चीज की बात करता है? सेक्शन 13 जो है अधिकार और रूढ़ी की बात करता है। मीन्स हो जाता है कस्टम एंड जो आपका हो जाते हैं राइट्स हो गए, उसके बारे में बात करता है। सेक्शन 14 क्या है? 14 जो है आशय, ज्ञान, सद्भावना, उपेक्षा, उतावलापन। क्या क्या चीज है? आशय, ज्ञान, सद्भावना, उपेक्षा, उतावलापन, और भी बहुत सारी चीज आते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे कि जो वैमनस्य हो गए एंड जो शरीर की या शरीर की संवेदना के प्रति जो किसी दशा को, अस्तित्व को दर्शित करता है, ये सब भी आते हैं। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपका क्या है? आशय, ज्ञान, सद्भावना, उपेक्षा और उतावलापन। सेक्शन 70 से लेकर 23, सेक्शन 17 से लेकर 23 एंड 31 जो है एडमिशन की बात करता है, स्वीकृति की बात करता है। स्वीकृति किस चीज की स्वीकृति? स्वीकृति जो है सिविल एंड क्रिमिनल, स्वीकृति जो है सिविल एंड क्रिमिनल दोनों मामले में होता है। जबकि जो कन्फेशन है आपका सेक्शन जो है 24 to 30 आता है, कन्फेशन मीन्स हो जाती है संस्कृति, वो सिर्फ आपराधिक मामलों में आता है। किसमें कौन से मामले में आता है? क्रिमिनल मामलों में आता है, क्रिमिनल केसेस में आता है। आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि मैम क्या एडमिशन एंड कन्फेशन में कुछ डिफरेंसेस होते होंगे? ऑफ कोर्स होते हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर कन्फेशन यहाँ से यहाँ तक हो गए, ये सेक्शन से ये सेक्शन तक, एंड 24 to 30 हो जाता है कन्फेशन। इसके अंतर्गत अब सेक्शन जो है 22A इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की बात करता है। किसके बारे में बात करता है? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो है आपका, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को जो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत इसे ऐड किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हो जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी इसे कह सकते हैं। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ये, सॉरी डॉक्यूमेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। ओके अब यहाँ पर सेक्शन 24 एंड 28 क्या कहता है? सेक्शन 24 एंड 20 जो 8 है वो उत्प्रेरणा, वचन या धमकी, उत्प्रेरणा, वचन या धमकी के द्वारा कोई भी कन्फेशन की जाती है तो वो क्या होती है? इररिलेवेंट होती है। क्या होती है? इररिलेवेंट होती है। मीन्स की क्या होती है? कि इररिलेवेंट होती है। अब यहाँ पर सेक्शन 25, सेक्शन 25 के अंतर्गत पुलिस के पास जो भी कन्फेशन किया जाता है, पुलिस के पास जो भी कन्फेशन किया जाता है वो इररिलेवेंट होता है। क्या होता है? इररिलेवेंट होता है। आपको पता होगा कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी एक्यूज जो है पुलिस के सामने जो है कन्फेशन देता है तो वो इररिलेवेंट होता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार जे में पूछा गया है, अमान्य होता है, इसे आप नोट आउट कर लेंगे। एंड सेक्शन 26 जो है मजिस्ट्रेट के सामने कोई भी कन्फेशन दिया जाता है तो वो मान्य होता है, रिलेवेंट होता है। एंड सेक्शन 30 सह अपराधी को एक्यूज के बारे में बात करता है। इसके अंतर्गत एक केस है कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1952 हो जाता है एंड सुप्रीम कोर्ट 1952 सुप्रीम कोर्ट। इसको नोट आउट कर लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के अंतर्गत जैसे कि आपका सेक्शन 30 क्या कहता है कि एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्यों को प्रभावित करती है, विचार में लेना ही आपका हो जाता है। ये जो बात करता है किसके बारे में बात कर देता है? सह अपराधी के बारे में। यहाँ पर सेक्शन 32 क्या कहता है? सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? मृत्युकालिक कथन। मृत्युकालिक कथन के अंतर्गत भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस है। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग इम्परर हो गए एंड क्वीन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। इससे क्वेश्चन जो है बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे कि जो क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला में क्या था कि व्यक्ति जो है एक व्यक्ति जो है क्या किया था कि एक महिला थी, पुरुष था, कि वो व्यक्ति जो है क्या किया कि मृत्युकालिक कथन में मृत्युशैया पर बैठा था और उसने जो है बोलने में असमर्थ था और असमर्थता के कारण उसने इशारों में, संकेतों के माध्यम से उसने कथन कहा था। तो ये आपका हो जाता है
ये भी डाइंग डिक्लेरेशन के अंतर्गत आते हैं। अब डाइंग डिक्लेरेशन के अंतर्गत एक और क्वेश्चन जो है पूछा गया था जे में, नेसेसिटी रूल सेक्शन 32 एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। नेसेसिटी रूल जो है सेक्शन 32 के अंतर्गत आते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन के अंतर्गत आते हैं, इसे भी आप नोट आउट कर लेंगे। सेक्शन 45 जो है एक्सपर्ट एविडेंस की बात करता है। किसके बारे में बात करता है? एक्सपर्ट एविडेंस मीन्स विदेशी विधि हो गया, विज्ञान हो गया, कला हो गया या हस्तलेख हो गया, अंगुली चिन्हों की पहचान के संबंध में विशेष दक्षता प्राप्त करने वाले विशेषज्ञ जो है सेक्शन 45 के अंतर्गत एक्सपर्ट एविडेंस कराते हैं। सेक्शन 45 टू 51 जो है सेक्शन क्या बात करता है? एक्सपर्ट एविडेंस के बारे में बात करता है। सेक्शन 45A जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। एंड सेक्शन 47A जो है इलेक्ट्रॉनिक साइन के बारे में बात करता है। इलेक्ट्रॉनिक साइन की जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है उसकी ग्राह्यता, रिलेवेंसी के बारे में बात करता है। ये सब जो सेक्शन जो है ऐड किए गए हैं, कब ऐड किए गए हैं? 2008 में। इसे आप ध्यान रखेंगे, 2008 में इसे ऐड किया गया है। और सेक्शन 53A यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है, इसे आप नोट कर लेंगे। सेक्शन 53A 2013 में ऐड किया गया है। इसमें जो है पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में बात करता है। पूर्व लैंगिक अनुभव मीन्स कि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम इसमें क्या चीज बताया गया, जैसे कि पूर्व लैंगिक अनुभव जो है इसमें मान्य नहीं रखता है। 2013 के अंतर्गत ये सेक्शन को ऐड किया गया है और कहा गया है कि पूर्व लैंगिक अनुभव जो है मायने नहीं रखता है। सील जो है मीन्स कैरेक्टर हो गए या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस जो है मायने नहीं रखता है। एंड जैसे कि कतिपय मामलों में सील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य जो है सुसंगत नहीं है, इरिलेवेंट है। ओके, आप जो है पहले क्या आपका कैरेक्टर था या फिर क्या आपके सेक्सुअल एक्सपीरियंस थे, ये मायने नहीं रखता है। इसको बताया गया है सेक्शन 53A में। एंड सेक्शन 60 जो है क्या बात करता है? सेक्शन 60 जो है ओरल एविडेंस की बात करता है, मीन्स की मौखिक साक्ष्य के बारे में बात करता है। एंड सेक्शन 61 एंड सेक्शन 62। सेक्शन 61 जो है प्राइमरी एविडेंस एंड जो सेक्शन 62 है वो सेकेंडरी एविडेंस की बात करता है। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस जो है क्या होते हैं? प्राइमरी एविडेंस जो है जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है, जो ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है, या फिर हमारे 10th 12th के ओरिजिनल मार्कशीट हो जाते हैं, ओरिजिनल जो है सर्टिफिकेट हो जाते हैं, ये सब आपके प्राइमरी एविडेंस के अंतर्गत आते हैं। एंड सेकेंडरी एविडेंस जो है उसकी कॉपी, कोई भी चीजों की कॉपी जो है क्या आएगी? सेकेंडरी एविडेंस के अंतर्गत आएगी, जो कि 62 में बताई गई है। सेक्शन 65A इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में बात करता है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मीन्स हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ओके, क्या बात करता है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। यहाँ पर बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड जो सेक्शन 65 भी है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ग्राह्यता के बारे में बात करता है। किस चीज के बारे में बात करता है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की ग्राह्यता के बारे में बात करता है। ग्राह्यता मीन्स की रिलेवेंसी की बात करता है। और इसको जो है ऐड किया गया है 2000 में, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है 2000 के अंतर्गत इसे ऐड किया गया है। सेक्शन 85 यहाँ से प्रिजम्पशन स्टार्ट हो जाता है सेक्शन 88A तक, सॉरी सेक्शन 90A तक। प्रिजम्पशन मीन्स हो जाती है कोई भी चीजों की उपधारणा करना, मीन्स की अनुमान लगाना, इसे हम कह सकते हैं कि 85 में प्रिजम्पशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी मीन्स की हो जाता है कि जो हमारे पावर ऑफ अटॉर्नी है उसके बारे में उपधारणा की जाती है, तो ये आपके 85 सेक्शन में आते हैं। सेक्शन 85A इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जो इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट है उसके प्रिजम्पशन की बात करता है। एंड सेक्शन 85B जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के जो प्रिजम्पशन है उसके बारे में बात करता है। एंड सेक्शन 85C जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की जो प्रिजम्पशन है उसके बारे में बात करता है, उपधारणा है उसके बारे में बात करता है। सेक्शन 88A जो है जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है उसके प्रिजम्पशन के बारे में बात करता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम इसे जो है कब ऐड किया गया था? इसे जो है 2008 में ऐड किया गया था, अमेंडमेंट करके 2008 में इसे ऐड किया गया था। एंड ये सब जो प्रिजम्पशन है मीन्स की
उपधारणा की जाती है कि इस तरीके से मैसेज, सिग्नेचर, जो एग्रीमेंट है, रिकॉर्ड्स है, ये सब जो किए जाते हैं उसके बारे में कोर्ट जो है अनुमान लगाता है, उपधारणा करता है कि ऑफकोर्स ये सही ही होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। यहाँ पर सेक्शन 90 जो है प्रिजम्पशन ऑफ 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम क्या ये बात कह रहा है मीन्स कि यहाँ पर कोई भी ओल्ड डॉक्यूमेंट जो है 30 ईयर पुरानी मीन्स 30 साल पुरानी है तो कोर्ट जो है अनुमान लगा लेता है कि ऑफकोर्स ये डॉक्यूमेंट जो है सही ही होगा सेक्शन 90 के अंतर्गत। सेक्शन 90A जो है 5 साल पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में बात करता है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मीन्स की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात करता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो है 5 साल पुरानी जो है, जैसे 5 साल पुरानी जमीन जायदाद की कागजात है तो इसके बारे में जो कोर्ट है वो प्रिजम्पशन करता है कि ऑफकोर्स ये सही ही होगा। एंड सेक्शन 74 जो है लोक दस्तावेज मीन्स हो जाता है पब्लिक डॉक्यूमेंट। एंड सेक्शन 75 जो है प्राइवेट डॉक्यूमेंट की बात करता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम प्राइवेट डॉक्यूमेंट एंड पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है क्या होते हैं। सेक्शन 74 जो बात करता है वो क्या बात करता है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट। प्राइवेट डॉक्यूमेंट मीन्स हो जाते हैं सेक्शन 74 जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है वे दस्तावेज जो कि जो सॉवरेन नेचर के होंगे या फिर जो हमारे ऑफिशियल बॉडीज होंगे या ट्रिब्यूनल के अंतर्गत आते हैं या फिर पब्लिक ऑफिसर्स हो गए, लेजिस्लेटिव हो गए, जुडिशियल हो गए, एग्जीक्यूटिव है, एनी पार्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत या फिर फॉरेन कंट्री है या कॉमनवेल्थ है उसके अंतर्गत जो आते हैं ये सब जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। एंड लोक डॉक्यूमेंट, निजी डॉक्यूमेंट मीन्स हो जाती है कि आपका प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो है अन्य सभी दस्तावेजें जो है प्राइवेट हो जाती है मीन्स निजी नेचर की होती है। जो प्राइवेट नेचर की होती है वो सब प्राइवेट नेचर के प्राइवेट डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आती है। सेक्शन जो है 101 से लेके सेक्शन 114A तक बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात करता है। इससे क्वेश्चन जो है बहुत बार जे में पूछे गए हैं, इससे भी क्वेश्चन जो है जे में पूछा गया है, इससे भी क्वेश्चन जो है जे में पूछा गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है कौन से सेक्शन से लेके कौन से सेक्शन तक है। तो यहाँ पर 101 से लेके 114A तक जो है बर्डन ऑफ प्रूफ है। 114A जो है 2013 में ऐड किया गया था, 2013 में ऐड किया गया था। एंड सेक्शन 107 क्या कहता है, जो हमने बर्डन ऑफ प्रूफ है उसके बारे में वीडियो जो है बना हुआ है, आप निर्विला क्लासेस के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर सेक्शन 107 जो है 30 साल से कोई भी व्यक्ति जो है गायब है, नहीं मिल रहा है, तो जो व्यक्ति जो है उस पर इल्जाम लगाता है कि हाँ मीन्स की कहता है कि यह व्यक्ति जो है इतने साल से यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो वही व्यक्ति जो है कोर्ट को बताएगा कि वही व्यक्ति जो है उसी व्यक्ति के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, सबूत का भार होगा कि प्रूफ करके बताइए कि वह व्यक्ति जो है 30 साल से नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर सेक्शन 108 जो है 7 ईयर से कोई भी व्यक्ति जो है गायब रहता है, 7 ईयर तक कोई भी व्यक्ति जो है नहीं मिलता है या फिर यहाँ पर मनुष्य जो है जीवित है या मर गया है, तो यह साबित करने का भार किस पर होता है, जो व्यक्ति जो है प्रतिज्ञात करता है मीन्स कहता है कि वह व्यक्ति जो है 7 साल से नहीं मिल रहा है, तो उसी व्यक्ति पर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। सेक्शन 112 जो है धर्मजत्व के बारे में बात करता है। धर्मजत्व मीन्स की जो व्यक्ति जो है, जो महिला जो है यहाँ पर विवाहित अविवाहित रहने के दौरान मीन्स की विवाहित है, इसके बाद में उसको विवाह जो है विघटन हो गया है। विवाह क्या हो गया, विघटन हो गया मीन्स की जो दोनों लोग अलग अलग रहने लगे हैं, तो विघटन होने के दौरान 280 डेज के अंदर कोई भी महिला जो है संतान को उत्पन्न करती है, पैदा करती है, तो यहाँ पर जो संतान होगा वो लेजिटिमेट संतान होंगे। क्या होंगे, लेजिटिमेट पुत्र हो गया या पुत्री होगी। यहाँ पर कोई भी चीजों के जो महिला की बच्चा है, जो स्त्री है उसकी जो संतान है उसकी धर्मजत्व मीन्स की लेजिटिमेसी के बारे में बात करता है। 280 इससे क्वेश्चन जो है पूछ सकता है कि कितने दिन के अंदर कोई भी महिला कोई भी जो विवाह विघटन के दौरान कोई भी महिला से संतान उत्पन्न होते हैं तो कितने दिन के अंदर, तो 280 डेज। ये याद रखिएगा क्योंकि जे में क्वेश्चन पूछ चुका है। 2013A आत्महत्या दुष्प्रेरण मीन्स की कोई भी महिला जो है विवाहित होके आती है,
तो उसके साथ में ऐसा व्यवहार किया जाता है, या फिर आत्महत्या का दुष्प्रेरण के लिए व्यवहार किया जाता है, या फिर जो 7 साल है उसके अंदर किसी भी महिला के साथ में वो महिला जो है आत्महत्या कर लेती है, तो इस कंडीशन में यह माना जाएगा कि उसके पति या फिर उसके पति के रिश्तेदार के द्वारा क्रुएलिटी किया गया था, जिसकी वजह से उस महिला ने आत्महत्या कर लिया। किसके द्वारा? उस पति या उस पति के रिश्तेदार के द्वारा उसके साथ में कुछ ऐसी क्रूरता की गई है। यहाँ पर क्रूरता की परिभाषा जो है, स्पष्टीकरण, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। इससे क्वेश्चन जो पूछ सकता है कि 113A के अंदर कौन सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो 113A के अंदर एक्सप्लेनेशन है आपका क्रुएलिटी। क्रुएलिटी का वही अर्थ हो जाता है जो हमारे जो आईपीसी के सेक्शन 498A में बताई गई है। किसमें बताया गया? 498A में। यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन 113B दहेज मृत्यु के बारे में। मीन्स की कोई भी महिला जो है अगर शादी के 7 साल के बाद में किसी भी महिला के साथ में दहेज के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, और उस प्रताड़ित करने के क्रम में किसी महिला ने उसके साथ मृत्यु हो जाती है, या फिर उस महिला की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर दहेज मृत्यु के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? दहेज मृत्यु को वही माना जाएगा जो कि आईपीसी के सेक्शन 304B के अंतर्गत दहेज मृत्यु को सेम परिभाषित किया गया है, जो कि 304B में एंड जो आपका 113B में बताई गई है। यहाँ पर दहेज मृत्यु के बारे में यहाँ पर उदाहरण किया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी भी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है, तो यहाँ पर क्रुएलिटी की है दहेज के लिए, तो यहाँ पर माना जाएगा कि दहेज मृत्यु को 113B के अंतर्गत माना गया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है कि 113A एंड 113B जो है कब अमेंडमेंट करके ऐड किया गया था। 113A जो है 1983 में एंड 130B जो है 1986 में ऐड किया गया है। इससे क्वेश्चन जो है जे में पूछे गए, इसलिए आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसे कि कब ऐड किया गया है। अब यहाँ पर चलते हैं सेक्शन 115 टू 117 स्टॉपेल के बारे में बात करता है। आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये स्टॉपेल क्या होता है? स्टॉपेल मीन्स हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो है कहता है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, ए व्यक्ति कहता है कि ये लैंड जो है मेरी है, ये लैंड मेरी है, और बी जो है इस पर विश्वास करके ये लैंड को खरीद लेता है, तो यहाँ पर ये चीज स्टॉपेल हो जाएगा, विबंधन हो जाएगा। इसके मन में आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी व्यक्ति ऐसी घोषणा कृत्य लोक द्वारा उसने किसी बात की सत्यता पर कोई भी व्यक्ति जो है सासे विश्वास कर लिया हो, या दूसरे व्यक्ति ने, यहाँ पर बी ने क्या किया? विश्वास करते हुए इस लैंड को खरीद लिया, जबकि ए का यह नहीं था, तो ये आपका विबंधन हो जाएगा, मीन्स कि आपका स्टॉपेल हो जाएगा। सेक्शन 118 एंड सेक्शन 119 पागल व्यक्ति। यहाँ पर पागल व्यक्ति के बारे में बात करता है। आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम कोई भी पागल व्यक्ति कैसे एविडेंस दे सकता है? ऑफ कोर्स कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई भी जो अनसाउंड माइंड व्यक्ति है, किसी समय में व्यक्ति जो है स्वस्थ हो जाता है और किसी समय में अस्वस्थ रहता है, मीन्स कि अनसाउंड माइंड रहता है। तो जब वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है उस समय में एविडेंस जो है दे सकता है। तो यहाँ पर 118 के अंतर्गत पागल व्यक्ति के बारे में बताया गया है। अब मूक व्यक्ति, आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम कोई भी मूक व्यक्ति जो है, मीन्स कि कोई भी गूंगा व्यक्ति जो है कैसे कोई भी एविडेंस दे सकता है? ऑफकोर्स दे सकता है, वो इशारों के माध्यम से दे सकता है। आपको जो डाइंग डिक्लेरेशन के अंतर्गत एक केस था आपका अब्दुल्ला का केस था, वो तो इशारे से दिया था। एंड या फिर वो अगर पढ़ा लिखा इंसान है तो ऑफकोर्स वो लिख के दे सकता है। तो यहाँ पर मूक व्यक्ति भी एविडेंस देने के लिए उसको एलिजिबल बनाया गया है। सेक्शन 122 विवाहित स्थिति के दौरान जो भी संसूचना दी जाती है, विवाहित स्थिति के दौरान जो भी संसूचना दी जाती है उसके बारे में 122 बात करता है। क्या बात करता है? विवाहित स्थिति के दौरान जो है सूचना दी जाती है, कम्युनिकेशन दी जाती है, उसके बारे में बात करता है 122। 123 क्या बात करता है? ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है कि लोक कल्याण सर्वोच्च है। यहाँ पर एक मैगजीन दिया गया है, उसे आप नोट कर लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। सैलस पैपुलस सुप्रीमा लेक्स इस्टो,
जो लोक कल्याण की भावना जो है सर्वोच्च विधि होती है 123 के अंतर्गत। ये क्वेश्चन जो है जे में पूछा गया है, इसके जो मैगजीन्स है उसके अंतर्गत। यहाँ पर 124 एंड 126 यहाँ पर बात करता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। हम लोग जो है अक्सर गलती कर देते हैं, प्रोफेशनल की जगह हम लोग ऑफिशियल कर देते हैं, ऑफिशियल की जगह हम लोग प्रोफेशनल कर देते हैं। तो एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको कि जैसे कि सबसे पहले हम लोग ऑफिस जाते हैं, इसके बाद क्या होते हैं, प्रोफेशनल बनते हैं। क्या बनते हैं, प्रोफेशनल बनते हैं। तो यहाँ पर 124 के अंतर्गत जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा, मीन्स ऑफिस गए तो हमारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ, एंड 126 के अंदर प्रोफेशनल हुआ, मीन्स ऑफिस जाने के बाद हम लोग क्या हो गए, प्रोफेशनल बन गए। तो ये हमारा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मैम ऑफिशियल कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो शासकीय विश्वास मीन्स हो जाती है कि जो व्यक्ति जो है ऑफिशियल कोई भी कम्युनिकेशन करता है तो वो व्यक्ति उसके कोई भी व्यक्ति जो है उसको जो है प्रकट नहीं करेगा, किसी भी व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो गया। एंड 26 जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मीन्स हो जाती है, जैसे कि आप एक व्यक्ति क्लाइंट हो तो आपने अपनी जो बातों है उसको किसके पास रखा, अटॉर्नी के पास रखा, या फिर मजिस्ट्रेट के सामने रखा, या फिर बैरिस्टर के सामने रखा, या वकील के सामने रखा, या फिर प्लीडर के सामने रखा। तो आप जाके किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अदर पर्सन को आप उसकी जो भी बात है उसको, क्लाइंट की बातों को नहीं रख सकते। ये आपका हो जाता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, मीन्स की आपका वृत्तिक जो हमारा संसूचना हो जाती है, क्योंकि आप प्रोफेशनल में आप किसी भी व्यक्ति के कोई भी बातों को आप सामने वाले अदर पर्सन से आप शेयर नहीं कर सकते। ये चीज आपका हो जाता है वृत्तिक संसूचना। एंड 133 जो है को एक्यूज के बारे में बात करता है, को एक्यूज सह अपराधी के बारे में बात करता है। 134 जो है साक्षियों की संख्या के बारे में बात करता है। आपको पता होना चाहिए, मेरे इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, आप इसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब साक्षियों की संख्या, साक्षियों की संख्या में इसकी कोई भी साक्षी जो है यहाँ पर एक भी हो सकता है, एविडेंस देने के लिए एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, अनगिनत है। यहाँ पर साक्षियों की संख्या को यहाँ पर परिभाषित नहीं किया गया है। 134 में बताया गया कि यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम कितने भी एविडेंस व्यक्ति जो है दे सकता है, कितने भी व्यक्ति जो है साक्षी बन सकते हैं। 138 क्या कहता है, 138 जो है परीक्षा के क्रम। परीक्षा क्या होता है, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये परीक्षा क्या होते हैं। 137 के अंतर्गत जो मुख्य परीक्षा होती है, प्रति परीक्षा होती है, पुनः परीक्षा होती है, मीन्स की चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन जो है बात करता है 137 एंड 138 दोनों सेक्शन में आपके क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन के बारे में बात करता है। 140 जो है सील की साक्षी, मीन्स कैरेक्टर की जो साक्षी है, मीन्स की इसको हम लोग थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि मैम आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये चीज आपने क्या कहा, ये सील के साक्षी मीन्स की जो विटनेस ऑफ कैरेक्टर में बी क्रॉस एग्जामिन एंड री एग्जामिन क्या हो जाते हैं कि सील के साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रति परीक्षा पुनः परीक्षा जो है की जा सकेगी। 141 से क्वेश्चन जो है जे में बहुत बार पूछे गए हैं कि ये सूचक प्रश्न क्या होता है। सूचक प्रश्न जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कब पूछा जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में। सूचक प्रश्न होता क्या है, कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी एक्यूज से वह आंसर निकलवाना चाहती है जो पाना चाहती है, यही हो जाते हैं आपके सूचक प्रश्न। मीन्स हो जाता है लीडिंग क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, लीडिंग क्वेश्चन। 141 के अंतर्गत बताया गया है लीडिंग क्वेश्चन। एंड 154 पक्षद्रोही साक्षी मीन्स हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस क्या होते हैं, हॉस्टाइल विटनेस मीन्स कि आपको जो है गवाही के लिए बुलाया गया और आप जाके मुकर जाते हो, गवाही नहीं देते हो, या फिर आप जो है अगेंस्ट चले जाते हैं, ये आपका हो जाता है पक्षद्रोही साक्षी मीन्स की हॉस्टाइल विटनेस।
149 रिफ्रेशिंग मेमोरी। रिफ्रेशिंग मेमोरी की मीन्स आपको जो है कोई भी एक्यूज्ड है, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा रहा है या फिर री एग्जामिनेशन किया जा रहा है, तो वो एक अपना डॉक्यूमेंट लेके आया है या एक पेपर लेके आया है, उसको पढ़ के अपने को रिफ्रेश कर सकता है, तो ये आपका हो जाता है रिफ्रेशिंग मेमोरी। स्मृति ताजी करना मीन्स कि अपने जो माइंड है उसको ताजे करने के बारे में इसे बताया गया रिफ्रेशिंग मेमोरी। 165 जो है न्यायाधीश द्वारा प्रश्न पूछना। यहाँ पर 165 जो है न्यायाधीश द्वारा, किसी भी न्यायाधीश द्वारा प्रश्न पूछने के बारे में बताया गया है कि किसी भी न्यायाधीश को प्रश्न पूछने की अधिकार जो है यहाँ पर दी गई है। किस चीज की दी गई है? किसी भी साक्षी के द्वारा जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। किस तरीके का प्रश्न जो है, आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा है कि मैम किस तरीके का प्रश्न जो है मजिस्ट्रेट जो है पूछ सकता है, तो यहाँ पर कोई भी, जैसे कि कोई भी क्राइम होता है तो उसके रिलेवेंसी जो फैक्ट हो जाते हैं, जो तथ्य को जो है जानना चाहता है, जो फैक्ट को जानना चाहता है, उसके अंतर्गत जो क्राइम होता है उसके अंतर्गत क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन जो है जे में पूछा गया है, इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। एंड जो सेक्शन 67 साक्ष्य के ग्रहण एवं अग्रहण। 67 साक्ष्य के ग्रहण एवं अग्रहण मीन्स हो जाती है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण एवं अग्रहण के लिए नवीन विचारण जो है नहीं होगा। नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। साक्षी के ग्रहण एवं अग्रहण। एंड यहाँ पर सेक्शन 114A जो है, यहाँ पर मैंने नोट नहीं की थी, छूट गया था, लेकिन मैंने यहाँ पर नोट कर दी हूँ। 2013 में जोड़ा गया है। 2013 में अमेंडमेंट करके इसे ऐड किया गया है। रेप प्रिजम्पशन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? रेप प्रिजम्पशन। यहाँ पर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये क्या चीज हो जाती है। यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे 2013 में जो निर्भया रेप केस हुआ था, उसके अंतर्गत आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट हो गए, या फिर उसके अंतर्गत बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, तो इसको ऐड किया गया था। यहाँ पर किसी महिला के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो कोई भी महिला जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, आईपीसी की सेक्शन 375 के अंतर्गत सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में बताया गया है। सेक्शन 375 के अंतर्गत वही सेम जो है डेफिनेशन होगा जो कि 114A में बताया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में। अब यहाँ पर कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट हो जाता है या कोर्ट हो जाता है, यहाँ पर प्रिजम्पशन कर लेता है कि कोई भी महिला जो है यहाँ पर कंसेंट नहीं दी होगी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए। क्या चीज कहता है? यहाँ पर कोर्ट के द्वारा उपधारणा कर ली जाती है प्रिजम्पशन ऑफ रेप प्रिजम्पशन के बारे में बात करता है कि कोर्ट जो है यहाँ पर प्रिजम्पशन लगा लेता है कि कोई भी महिला जो है यहाँ पर अपना खुद का रेप कराने के लिए कोई भी महिला जो है यहाँ पर कंसेंट नहीं दी होगी, तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा अनुमान लगा लिया जाता है, प्रिजम्पशन कर दिया जाता है। यहाँ पर हमने जो है एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को, एक एक क्वेश्चन को, एक एक केसेस को एविडेंस एक्ट के अंतर्गत एक एक पॉइंट को डिस्कस किया। जहां कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मैम मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक मैं ऑफकोर्स सबकी मदद करती हूँ, तो आपकी भी मदद करूँगी। यहाँ पर जो 22A है, 22A के अंतर्गत जो यहाँ पर बताई गई है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख ही है। इलेक्ट्रॉनिक, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी। एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रिलेवेंट। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ही है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अब जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो अभिलेख है उसके बारे में बात करता है। यहाँ पर हम लोग ने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया। आई थिंक नहीं, मैं 100% श्योर हूँ कि इससे जो है एविडेंस एक्ट, अगर आपने जो है शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देख लिया, इससे बाहर से क्वेश्चन जो है पूछ नहीं सकता है। एंड मैं बहुत ही इसे मेहनत से बनाई हूँ। इसको अप्रिशिएट करते हुए जरूर मुझे लाइक एंड शेयर करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।